आई होप लास्ट अपलोडेड वीडियो के अंदर जो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जैसे एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। किताब के अंदर चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है ना। क्योंकि किताब को तो भाई सब कुछ बताना पड़ेगा, किताब सब सब कुछ बता रही है। मैं भी सारा पढ़ पढ़ के डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितनी भी बातें किताब ने बता रही है सब कुछ पढ़ 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 के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इतना डिटेल में बच्चों को याद नहीं रहता, रियलिटी बात है भाई, सारी बातें याद नहीं रहती, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल मतलब भी बता रहा हूँ, मैं साथ साथ जब किताब की बातें पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सिंपल मतलब भी बता रहा हूँ आपको, कि कोई पूछे जैसे एंटिटी का मतलब एंटिटी का मतलब क्या है, तो सिंपल आपको बोलना है कि भाई हम अकाउंटिंग करते हैं किसी सोल पार्टनरशिप के लिए, किसी पार्टनरशिप, किसी कंपनी के लिए, किसी क्लब के लिए, और इनको हम एंटिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड में ये बोलना है, ठीक है ना। एंटिटी बिजनेस एंटिटी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है, समझा सकते हो। सिंपल वर्ड में भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं किताब की बातें भी पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किताब क्या कह रही है। किताब ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रही है, लेकिन शब्दों का एक सिंपल मतलब भी होता है। मैं सिंपल मतलब पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला एंटिटी, कोई पूछे तो क्या बताना, ये बोल दिया। कोई पूछे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो बोलना भाई ट्रांजेक्शन एक सौदा होता है, दो पार्टीज होते हैं, उनके बीच में एक सौदा होता है, ठीक है ना। और जब ट्रांजेक्शन होता है उसके बाद फिर वो जर्नल एंट्री वगैरह अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब कोई ट्रांजेक्शन होती है तो दैट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन, दैट कैन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है बिजनेस के अंदर, किया किसी बाहर वाले से ट्रांजेक्शन होना, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, आगे जाके इसके बारे में होता है। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में आगे के चैप्टर में डिस्कशन होगा, इसको तो बस इसने थ्योरी में पढ़ा रखा है, आगे डिस्कशन नहीं है। लेकिन कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में आगे के चैप्टर में डिस्कशन है, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद रखो, ठीक है। और कोई पूछे ट्रांजेक्शन के बारे में और बातें बताओ, तो मैंने जैसे बताया कि जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो कुछ बिल वगैरह बनता है, सिंपल भाषा में ये बोलना है, ठीक है ना। किताब ने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, उतना डिटेल में जहां तक मुझे लगता है बच्चों को याद नहीं रहता, तो मैं एक सिंपल मतलब बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड के अंदर क्या बोलना है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई अगर अकाउंट के बारे में पूछे कि अकाउंट क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोल सकते हो। लेजर जो किताब होती है उसके अंदर के जो पेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, ऊपर नाम लिख रखा होता है, जैसे राहुल का नाम लिखा है किसी पेज के ऊपर, तो वो राहुल का अकाउंट कहलाता है, सिंपल, ठीक है ना। किताब ने ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, लेकिन मैंने सिंपल समझा रखा है सिंपल क्या होता है, ठीक है ना। और राहुल का जो वो पेज है, वो जो राहुल का अकाउंट है, उसके अंदर क्या होता है, तो राहुल के साथ हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है उसको हम जर्नल में से ट्रांसफर कर देते हैं राहुल के उस पेज के अंदर। जर्नल के अंदर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, जो अलग अलग पेजेस पे रिकॉर्ड होती है, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। राहुल के साथ जितनी हमने ट्रांजेक्शन करी है उनको हम उठा के राहुल के एक पेज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो राहुल का सारा रिकॉर्ड राहुल के एक पेज में उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो राहुल से कितना लेना है कितना देना बनता है, उसके उस अकाउंट की टोटलिंग वोटलिंग करके हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया मैंने, ठीक है ना। एक बिजनेस है, उसका एक मालिक है और मालिक पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर कैपिटल को ये कह सकते हो। बाकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में याद रख सकते हो, याद रखो जो भी किताब ने पढ़ा है, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप में पार्टनर लगाते हैं पैसा, कंपनी में कुछ लोग लगाते हैं जिनको शेयर होल्डर कहते हैं। ये सारी बातें याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल इतना याद रखो कि कैपिटल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मालिक होता है बिजनेस का, वो कुछ पैसा लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं, ना। कैपिटल बढ़ती कैसे है, वो मालिक और पैसा लगा दिया, प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल बढ़ती है। और घटती कैसे है, एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर ले, पैसा निकाल ले बाहर, या फिर लॉस हो जाए तो कैपिटल घटती है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। मैं नोट वगैरह में आपको एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है। नाउ ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, एक तो ड्राइंग का मतलब हम समझते हैं कि वो जो पेड़ बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ड्राइंग्स वर्ड का अकाउंटिंग के अंदर एक मतलब होता है, वो सीखना है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग के अंदर ड्राइंग जब वर्ड हम यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो समझो जैसे ये कोई दुकान है, ठीक है ना, और ये दुकान का मालिक है, तो ये बंदा दुकान चला रहा है, मतलब ये कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। और ये दुकान का ओनर है ना। होता क्या, जैसे दुकान का ये मालिक है, जैसे जेठालाल है, ठीक है ना, और दुकान में कुछ एम्प्लॉयज भी होते हैं, जैसे नटू काका और बागा है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जो, जैसे मैं कह रहा हूँ मालिक है जेठालाल है, वो क्या करता है, वो हर महीने नटू काका बागा को कुछ सैलरी देता है, सैलरी देता है जिससे इनका घर चलता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे भाई जेठालाल का भी तो घर है, मालिक का भी तो घर होता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई मालिक जो होता है वो हर महीने इन लोगों को, जो एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस के, उनको सैलरी देता है जिससे उनका घर चलता है। ऐसे हम बोलेंगे मालिक का घर कैसे चलता है, तो हम बोलेंगे मालिक भी हर महीने कुछ पैसा बिजनेस से लेके घर जाता है। तो वो जो ये पैसा घर लेके जाता है ना अपने घर के यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वो हर महीने भी हो सकता है, एक महीने में 2 बार भी हो सकता है, भाई ये तो मालिक है ना, और मतलब ये तो जितना मर्जी ले जाना चले जा सकता है, इसका इसी का तो बिजनेस है, इसी का तो पैसा है। लेकिन जर्नली आपको जो ध्यान रखना है, जर्नली क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयज होते हैं उनको हर महीने सैलरी मिलती है, ऐसे हर महीने मालिक भी यही करता है, हर महीने कुछ पैसा घर लेके जाता है जिसको वो
अपने घर चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है ना? जहाँ तक मेरे को ध्यान है, एक एपिसोड में ये शायद डिस्कशन हो रखा है कि जेठालाल दया को बोलता है कि मैं हर महीने तेरे को इतने शायद 50,000 रुपये की बात करता है, जहाँ तक मेरे को एपिसोड का कुछ ऐसा ध्यान है। वो कहता है कि मैं तेरे को इतने पैसे देता हूँ, तो तुझसे घर नहीं चला पा रही है, कुछ ये सब ऐसे डिस्कशन होता है। कोई मेरे को एपिसोड कुछ ध्यान है, ठीक है ना? तो वो दिखा रखा है कि नाटक के अंदर जेठालाल कह रहा है दया को कि मैं हर महीने 50 रुपये तेरे को ला के देता हूँ दुकान से, ठीक है ना? तो वो करता है कि घर चलाने के लिए कुछ पैसा हर महीने, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, वैसे उसको खुद का घर चलाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, जो वो हर महीने लाता है दुकान से, ठीक है ना? ये जो हर महीने पैसा लाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो हर महीने मालिक बिज़नेस से पैसा घर में लेके आता है घर चलाने के लिए, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, इसी को हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है ना? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मालिक भी हर महीने कुछ पैसा अपने घर लेके जाता है घर के यूज़ के लिए, जिससे उसका घर चलता है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक ना? अब मालिक जो है वो पैसा भी ले जा सकता है या फिर वो गुड्स भी ले जा सकता है। गुड्स मतलब सामान भी ले जा सकता है। जैसे जेठालाल दुकान से कोई टीवी लेके घर चले गया कि ये टीवी मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, घर में यूज़ करूँगा, ठीक है ना? तो गुड्स भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, जो दुकान में हम बेचते हैं वो सामान वो घर के यूज़ के लिए ले गया, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मनी भी हो सकती है और गुड्स भी हो सकती है, ठीक है ना? नाउ होता क्या है कि जब सैलरी मिलती है नट्टू काका और बाघा को, तो नट्टू काका अगर हिसाब किताब रख रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड करते हैं कि जो बिज़नेस है उसने सैलरी दी है दुकान के एम्प्लॉइज़ को, नट्टू काका बाघा दोनों एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सैलरी मिलती है। तो नट्टू काका अगर हिसाब किताब रख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो नट्टू काका उसको रिकॉर्ड करते हैं कि भाई इतनी सैलरी गई, ठीक है ना? वो खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही नट्टू काका इसको भी रिकॉर्ड करते हैं कि जो बिज़नेस का मालिक है, जो जेठालाल है, वो कितना पैसा घर लेके गया, उसको भी नट्टू काका रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि एट द एंड नट्टू काका को जेठालाल को हिसाब किताब देना साल के एंड में कि भाई कितना खर्चा हुआ, कहाँ-कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, उसका हिसाब किताब नट्टू काका को देना है जब जेठालाल साल के एंड में हिसाब किताब मांगेगा, ठीक है ना? तो नट्टू काका इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, अगर जेठालाल घर के लिए कुछ पैसे या कुछ सामान लेके जाता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मालिक अगर कुछ ड्राइंग्स करता है, तो उसे भी अकाउंटिंग किया जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है ना? अब समझो जैसे जेठालाल हर महीने कुछ पैसा लेके जा रहा है, तो नट्टू काका हर महीने उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? सामान या फिर पैसा जो भी लेके जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, हर महीने नट्टू काका उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? साल के एंड में क्या किया जाता है कि भई जैसे हर महीने ड्राइंग कर रहा है ना, तो ड्राइंग का भी समझो एक अकाउंट बनता है, ड्राइंग का भी एक अकाउंट बनता है, ठीक है ना? ड्राइंग का अकाउंट, ठीक है ना? समझ गए ना? ड्राइंग का एक अकाउंट बनता है और ड्राइंग के अकाउंट में भी ये बार-बार चढ़ाते जाते हैं कि भई जेठालाल ने हर महीने जो ड्राइंग करो उसको हम चढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना? तो ड्राइंग को हम यहाँ पे चढ़ाते जाएँगे, चढ़ाते जाएँगे, चढ़ाते जाएँगे, चढ़ाते जाएँगे। फिर साल के एंड में क्या करेंगे, ड्राइंग का टोटल-वोटल करेंगे तो पता चलेगा कि भई जेठालाल ने टोटल ड्राइंग कितना किया है। समझ गए ना? जेठालाल हर महीने कुछ ड्राइंग कर रहा है और हर महीने जब वो ड्राइंग करेगा, नट्टू काका उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना? उसकी एक जर्नल एंट्री मार देंगे। जर्नल एंट्री मार देंगे, ड्राइंग का एक अकाउंट होगा जिसके अंदर वो जर्नल एंट्री का फिर वो ट्रांसफर होगा। मैंने बताया था जर्नल एंट्री लेजर में जर्नल में लगती है और जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफर होती है, तो ड्राइंग की जो एंट्रीज़ होगी वो ड्राइंग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हर महीने की एंट्री इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। जेठालाल कब-कब कितने-कितने रुपए या क्या-क्या सामान कितने रुपए का लेके गया था, इसमें रिकॉर्डेड है, ठीक है ना? इसका हम टोटल कर लेंगे तो हिसाब किताब आ जाता है कि जेठालाल ने पूरे साल भर के अंदर कितनी ड्राइंग करी है, जब आप इसका टोटल वगैरह कर लोगे, ठीक है ना? अब जेठालाल की जो टोटल ड्राइंग का हिसाब किताब आता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसे जेठालाल की कैपिटल में से कम कर देते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएँगे ना, साल के एंड में हम जब बैलेंस शीट बनाएँगे, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये कैपिटल है, जैसे 10 लाख रुपए, तो मैंने बताया था इसमें प्रॉफिट प्लस कर देते हैं और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। एक आइटम और होता है जो कि होता है ड्राइंग, ड्राइंग को भी माइनस करते हैं ड्राइंग्स। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, जेठालाल ने साल भर में जो ड्राइंग करी है उसके ड्राइंग के अकाउंट से पता चल जाएगा, उसको टोटल करके इमेजिन करते हैं साल भर में उसने 1 लाख रुपए का ड्राइंग करा है, ठीक है ना? तो उसको हम इसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगा 9 लाख रुपए। तो हम बोलेंगे अब जेठालाल का बस 9 लाख रुपए बचता है दुकान के अंदर, क्योंकि दुकान में उसने 10 लाख डाले थे, 1 लाख की तो वो ड्राइंग कर चुका, घर ले जा चुका है। तो उसे हम एंड में कह देते हैं भाई जेठालाल का 9 लाख रुपए बचता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो हम बोलते हैं ड्राइंग इज़ द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब घर के लिए ले जाता है, ठीक है ना? घर के लिए ले जाना पर्सनल यूज़ कहलाता है, ठीक है? गुड्स के ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है एट कॉस्ट। कॉस्ट समझा देता हूँ थोड़ा-सा। जैसे इमेजिन करो ये कोई दुकान है, ठीक है ना? और एक कपड़े की दुकान है। जेठालाल को भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सिंपल करूँ, जैसे इमेजिन करो कोई कपड़े की दुकान है, ठीक है ना? और एक कपड़े की दुकान का मालिक है। हम इस दुकान के अंदर जीन्स, पैंट ये सब बेचते हैं, ठीक है ना? तो ये जो मालिक है इसने क्या किया, ये 2 जीन्स दुकान से घर ले गया। कह रहा मैं घर के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है ना? तो आप बोले कि उसने ड्राइंग करा है, ठीक है ना? अब जो जीन्स हम खरीदते हैं, जीन्स हम खरीद के बेचते हैं, ठीक है ना? तो जीन्स जो हम खरीदते हैं उसका जो कॉस्ट पड़ता है हमारे को, कॉस्ट पड़ता है रुपये 600 रुपये। लेकिन जब हम उसको सेल करते हैं, तो सेल करते हैं रुपीज़ 800 रुपये में। समझ में आ रहा है आपको?
ये कपड़े की दुकान है, इसके अंदर जीन्स पैंट ये सब बेचते हैं। जो हम जीन्स खरीदते हैं वो 600 रुपए में खरीदते हैं, फिर जो कोई कोई कस्टमर आता है तो उसको 800 रुपए में बेचते हैं। प्रॉफिट कमाते हैं ना भाई, 600 का 800 में बेचेंगे, कुछ तो प्रॉफिट हम कमाएंगे, ठीक है ना। तो 600 में हम खरीदते हैं चीज को, 800 रुपए में बेचते हैं कस्टमर को। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मालिक ले गया 2 जीन्स दुकान से, तो 2 जीन्स जो वो ले गया, तो आपको क्या बोलना है, 2 जीन्स 600 रुपए इंटू 2 लगाना है या फिर 800 इंटू 2 लगाना है। कि मालिक जो जीन्स ले गया उसकी 600 रुपए कीमत लगानी है, कि 600 रुपए में हम खरीदते हैं तो 600 रुपए की जीन्स ले गया मालिक, या ये बोलना है कि मालिक 800 रुपए की जीन्स ले गया क्योंकि हम 800 की बेचते हैं। अकाउंटिंग आपको कह रही है कि 600 रुपए कीमत लगाना है। मालिक से प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट कस्टमर से कमाते हैं, तो मालिक से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। तो मालिक को हम कहेंगे कि मालिक भाई 2 जीन्स लेके गया है, जो 2 जीन्स हम 600 की खरीदते हैं। समझ में आ गया ना। तो जब वो पैसा लेके जाए तो पैसा तो भाई सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 10,000 रुपये लेके, कि 5,000 रुपये लेके, जो भी लेके दिख रहा है। लेकिन वो गुड्स ले जाए तो गुड्स वो ले जाएगा, उसका फिर पैसे में कीमत लगाना पड़ेगा। जैसे हमने बात किया ट्रांजेक्शन का, मनी में मेजर करना पड़ता है ट्रांजेक्शन कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंटिंग आपको कह रही है जब वो सामान ले जाएगा तो उस सामान की कीमत लगानी है और फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसका जर्नल एंट्री मारना है, ठीक है ना। और कीमत कितनी लगानी है तो कह रही है एट कॉस्ट, कॉस्ट पे लगाना, ठीक है ना, समझ गए ना। ये नहीं करना, ये करना, ठीक है ना। तो 800 की जगह 600 रुपये पे आपको जीन्स, अगर 600 की हम खरीदते हैं तो 600 रुपये आपको बोलना है मालिक जो 2 जीन्स लेके आओ, 1200 रुपये का ड्राइंग, समझ, ड्राइंग का वैल्यू जब लगाना है आपको, अगर 2 जीन्स ले गया 600 रुपये की हम खरीदते हैं तो आपको 1200 रुपये का ड्राइंग लगाना है, 1600 रुपये का नहीं लगा देना कि 1600 रुपये की जीन ले गया। मालिक से प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है ना, कस्टमर से कमाते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो किताब के अंदर क्या बोलता है, कहता है इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है ना। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट समझ के जितने पे हम खरीदते हैं, ठीक है ना, उस पे लिखना है। जब मालिक, जैसे मैंने बोला, अगर हम 600 में जीन्स खरीदते हैं और 800 में बेचते हैं, मालिक 2 जीन्स घर के यूज के लिए ले गया तो 600 रुपए से कीमत लगाना, 800 रुपए से नहीं लगाना, ठीक है ना। ये नहीं बोलना कि 800 रुपए की जीन्स मालिक घर लेके गया है, नहीं, अरे 600 के लिए गया है, मालिक को खुद पता 600 की पड़ती है, तो मालिक से प्रॉफिट नहीं कमाना, और मालिक को वैसे भी सब पता है जीन्स तो 600 रुपए की है, ठीक है ना। तो मालिक को जब आप लगाना है कीमत की मालिक कितने रुपए की जीन्स लेगा, तो मालिक को 600 रुपए की पैंट लगानी है, समझ गए ना। आगे कह रहा है कि ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, कहता है ड्राइंग इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करती है, कैपिटल को, जैसे मैंने बोला कि बैलेंस शीट में उसे घटा देते हैं, ठीक है ना। कहता है ऑफ द ऑनर, कहता है ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, समझ गए। जो मैंने अकाउंट बनाया था कि जब वो ड्राइंग करता है, हर महीने वो ड्राइंग करता है, उसको ड्राइंग के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, साल के अंदर ड्राइंग के अकाउंट का टोटल कर लो, उसका टोटल फिर कैपिटल में से घटा दो, ठीक है ना। कहता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज केस, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारे सर पे कोई लोन होता है जो हमारे को चुकाना है, वो लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, वो 5 लाख रुपए चुकाने बैंक को, तो वो हम कहते हैं लोन हमारे सर पे की लाइबिलिटी है, ठीक है ना। किसी से 2 लाख रुपए का माल उधार पे खरीदा, वो 2 लाख रुपए उसको चुकाने फ्यूचर में, तो हम कहते हैं वो 2 लाख रुपए की एक और लाइबिलिटी है, सर पे 2 लाख रुपए भी चुकाने, तो लाइबिलिटी मतलब सर पे कुछ पैसा उधार ले रखा बोझ है, वो चुकाने मार को, वो लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है कि लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड, ओड को मतलब कहता है पेबल, ओड वर्ड का मतलब होता है पेबल, ठीक है ना। कहता है लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल, जो पे करना पड़ता है बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज, एंटिटी में सब आगे, बिजनेस भी आगे, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, क्लब वगैरह सब आगे, ठीक है ना। और एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, सिंपल हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है, अमाउंट पेबल, जो देना बनता है किसको, बिजनेस को, टू द आउटसाइडर, बाहर वालों को, बाहर वाले जैसे बैंक को देना बनता है, या फिर किसी से माल उधार लेके आए तो उसको देना बनता है, ठीक है ना। कहता है और टू द प्रोप्राइटर, या फिर जो प्रोप्राइटर को देना पड़ता है, बाहर वालों में आगे बैंक, जो जिससे हम लोन लेके आए, या फिर वो जो जिससे हम उधार पे माल लेके आए, क्रेडिटर बोलते हैं जिसको मैंने बताया था, ठीक है ना। और मालिक बाहर वालों में नहीं आता, मालिक घर का बंदा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, बिजनेस के पास पैसा आता है कहाँ से, मालिक लगाता है कुछ पैसा, कुछ बाहर वालों से लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है ना, ये होता है। तो ये एक लायबिलिटी है कि कल को बिजनेस को वो 5 लाख रुपए चुकाने, और मैंने बोलता मालिक और बिजनेस को अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो जो बिजनेस के पास 10 लाख रुपए मालिक ने डाले, वो भी कल को चुकाने, लेकिन हम बोलते हैं ये जो लायबिलिटी है बाहर वालों की तरफ लायबिलिटी है, दैट इज एन आउटसाइडर लायबिलिटी। ये इनसाइडर लायबिलिटी है, भाई मालिक तो अंदर का ही बंदा है ना, तो इसको भी कल को हम बोलेंगे चुकाना है पैसा, इसका भी पैसा वापस करना होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन को हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। इसे हम एक अलग एंटिटी ट्रीट करते हैं, ये एक अलग एंटिटी है और एक अलग एंटिटी है। इस एंटिटी ने इस एंटिटी को पैसा दिया और ये एंटिटी इस एंटिटी को वापस पैसा फ्यूचर में वापस करेगी। जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पैसा देता है, फिर वो इंसान फ्यूचर में पैसा वापस करता है, कुछ ऐसे ही ट्रीट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई लायबिलिटी मतलब ये होता है, बिजनेस ने जो पैसा लिया है बाहर वालों से या फिर घर वालों से, वो पैसा वो वापस चुकाएगा, वापस देना है, तो वो बिजनेस कहता है कि वो मेरे सर पे लायबिलिटी है। अब बाहर वालों को जो पैसा चुकाना है वो आउटसाइडर लायबिलिटी है, घर वालों को जो पैसा चुकाना है वो इनसाइडर लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। आगे लिखता है लायबिलिटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू, तो लायबिलिटी को 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी
और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। तो कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, जो मालिक को देना बनता है, प्रोप्राइटर को। जैसे मैंने बात की जो कैपिटल होता है, ठीक है ना, वो मालिक की तरफ कितना पैसा बनता है। कैपिटल मतलब 10 लाख रुपए कैपिटल है, तो 10 लाख रुपए मालिक को देना बनता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो द प्रोप्राइटर टर्म एज कैपिटल, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। इट इज द क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रोप्राइटर ऑन द असेट ऑफ द एंटरप्राइज, जो मैंने बताया कि मालिक का कितना क्लेम बनता है टोटल असेट के ऊपर, ठीक है ना, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरनल लायबिलिटी। फिर कहता है दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को कहता है एक्सटर्नल लायबिलिटी आर द लायबिलिटी, समझ गए आप, बाहर वालों को जो देना बनता है एक्सटर्नल लायबिलिटी ना, आर द लायबिलिटी विच अराइज फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कहता है अब एक्सटर्नल लायबिलिटी आती कैसे, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से आती है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आप किसी से उधार पे माल खरीद के लाए हो, उधार पे माल खरीदा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, तो वो एक लायबिलिटी आती है। जैसे मैंने बात की क्रेडिटर से 2 लाख रुपए की जूते उधार पे खरीद के लिया, ठीक है ना। और लोन टेकन या फिर लोन वगैरह लेते हो बैंक से, उससे आता है, ठीक है ना। कहता फॉर एग्जांपल अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को जो पैसे देना बनता है। कहता है बैंक एज ओवरड्राफ्ट और लोन, बैंक से लोन लिया है या बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो, वैसे तो ये आगे पढ़ने वाला टॉपिक है, पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता है क्या है कि अकाउंट के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग बैंक अकाउंट और एक होता है करंट। तो बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक होता है करंट बैंक अकाउंट। ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। सेविंग बैंक अकाउंट हम जैसे लोग खुलवाते हैं, जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है ना। जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट के अंदर समझो क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एक बिजनेस वाले बंदे को ये पता है कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट के अंदर ही कितने सारे लोग हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, और मुझे अपने बैंक अकाउंट से पता नहीं कितने लोगों की पेमेंट्स करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं जो बिजनेस वाले लोग हैं, ठीक है ना। बैंक में ही कितने लोगों की पेमेंट आ रही है बैंक अकाउंट के अंदर, उस बैंक अकाउंट से कितने लोग की हम पेमेंट्स कर रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट में इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलती। करंट अकाउंट में खूब सारे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिर समझो करंट अकाउंट में बैंक थोड़े पैसे चार्ज करता है, कहता है भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन अगर हम आपके बिहाफ पे करेंगे तो कुछ पैसा दो हमारे को। सेविंग अकाउंट में कोई ऐसा कुछ खास पैसा लगता नहीं है, नॉर्मल कुछ वैसे चार्जेस होते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वो तो लगते हैं, वो तो नॉर्मल छोटे मोटे चार्जेस है। लेकिन करंट अकाउंट में समझो थोड़ा ज्यादा खर्चा है। लेकिन फिर करंट अकाउंट में फायदा क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, और बिजनेस करने वाले बंदे को पता मुझे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, बैंक की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है ना। करंट अकाउंट में एक बेनिफिट ये मिलता है कि कल को आपका जो बैंक अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, उसके अंदर पैसा कम है, जैसे 3 लाख रुपए पड़े हैं और आपको 4 लाख रुपए की कोई पेमेंट करनी है, तो बैंक कई बार ये कर देता है कि 4 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है। 3 लाख पड़ा पर फिर भी कहता है 3 लाख है ना, कोई नहीं मैं कर रहा हूँ 4 लाख की पेमेंट। 1 लाख रुपए का एक तरीके से वो आपको लोन दे देता है, एक तरीके से 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, समझ गए ना। वो जो 1 लाख रुपए का लोन है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। आपने सुना होगा इसके बारे में भी, मैंने वो जो नाटक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें सुन रखा है। वो जेठालाल कई बार बात करते हैं नटू काका से, कि नटू काका बोलते हैं कि सेठ जी ओवरड्राफ्ट ले लो बैंक से, तो वो कहता है कि मेरा ओवरड्राफ्ट का लिमिट हो चुका है, ये सब ऐसे सुना होगा आपने, वो बातें करता है, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट होता है क्या है, हमने ओवरड्राफ्ट होता है भाई कि बैंक कई बार आपका जो करंट अकाउंट है उसमें जितना पैसा पड़ा उससे ज्यादा की पेमेंट कर देता है आपके बिहाफ पे। 3 लाख पड़ा है, वो कहता है कोई नहीं मैं 4 लाख की पेमेंट कर देता हूँ, 1 लाख का एक तरीके से आपको ओवरड्राफ्ट दे रहा है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि बैंक ने आपको 1 लाख का एक तरीके से ओवरड्राफ्ट दे दिया, वो एक तरीके का लोन ही हो गया, ठीक है ना। अब थोड़े टाइम बाद भाई आपकी भी पेमेंट्स आएगी, किसी से पीछे से पेमेंट्स आ रही है आपकी, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए, कोई पीछे का पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो गया, ठीक है ना। तो उसमें से बैंक फिर 1 लाख रुपए काट लेता है। अब ये 5 लाख रुपए कितने देर में आए, बैंक ने मान लो जैसे 5 जनवरी को आपके नाम पे पेमेंट कर दी थी, 3 लाख था आपके अकाउंट में, पर उसने 4 लाख पेमेंट कर दिया था, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करा था, तो ये 5 जनवरी को हुआ, ठीक है ना। और आपके अकाउंट में वो 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है 5 फरवरी को, तो 1 महीने तक 1 लाख रुपए का लोन का इंटरेस्ट लगता है। 5 जनवरी से 5 फरवरी 1 महीने का हो गया ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा बैंक। जब 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे ना, तो 1 लाख रुपए पहले तो वो काट लेगा जो उसने एक लोन की तरह आपको ड्राफ्ट दे रखा था, ठीक है ना। उसका इंटरेस्ट बनता है 1 महीने का, वो भी काट लेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन की तरह ही है, करंट अकाउंट में मिलता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलती है। वो लोग जो बिजनेस वाले होते हैं उनके जो करंट अकाउंट होते हैं उनमें ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट में नहीं होता, करंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है ना। कह रहा है कि और आगे कह रहा है बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सब मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो टाइप की है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो अंदर वालों की लायबिलिटी है, जिसको हम कैपिटल कह देते हैं,
मतलब मालिक को देना बनता है कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए और इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है ना। और लायबिलिटी में दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर वालों को देना बनता है, जिसमें हम बोलते हैं क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के जो बाहर वालों को देना बनता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होती है करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? अगर कोई लायबिलिटी आपको आफ्टर 12 मंथ 12 महीने के बाद चुकानी है, 12 महीने या 1 साल कह देते हैं, ठीक है ना। 1 साल के बाद या फिर 12 महीने के बाद चुकानी है, तो उसको हम कह देते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। और अगर वही बिफोर 12 मंथ चुकाना है, तो वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब सर पे कुछ उधारी है, लायबिलिटी मतलब सर पे कुछ उधारी है जो आपको चुकाना है। अगर वो जो सर पे उधारी है जो लायबिलिटी, वो आपको 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है तो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। और अगर वही लायबिलिटी आपको 12 महीने के बाद चुकाना है तो वो नॉन करंट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल 12 महीने का हिसाब होता है, ठीक है ना। तो जैसे इमेजिन करो आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक कह रहा है कि ये पैसा मेरे को, जो लोन का पैसा मुझे 6 महीने के अंदर चुका देना। तो आप बोलोगे बैंक से लोन ले रखा है, सर पे की लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो जो लायबिलिटी है वो बोलेंगे करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुकाना है, तो 12 महीने तो अंदर हो गया ना। बैंक से आपने लोन लिया, वो कह रहा है कि इसका पैसा मेरे को 2 साल के अंदर चुका देना, 2 साल का टाइम दे रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे बैंक से लोन ले रखा है, सर पे एक लायबिलिटी है, लेकिन वो तो 12 महीने के बाद हो गया, 2 साल तो 12 महीने के बाद हो गया ना, तो उस लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी बोलना है, समझ गए ना। बैंक लोन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है और नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक का जो लोन का पैसा है वो आपको कितने टाइम में चुकाना है, 12 महीने के अंदर चुकाना है कि 12 महीने के बाद चुकाना है, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 12 महीने के अंदर, 12 महीने के बाद, ये देखना होता है फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट, डीओबी मतलब डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। फ्रॉम डीओबी, डेट ऑफ बैलेंस शीट। डेट ऑफ बैलेंस शीट से देखना होता है कि बैलेंस शीट की डेट से, कि बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने बन के अंदर आ रहा है कि बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने बनाया, ठीक है ना, ये 2025 है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ठीक है ना। फिर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ये 2 साल हो गए, ठीक है ना। 25 से 26, 26 से 27, ठीक है ना। इमेजिन करो आपने एक लोन लिया यहाँ पे 1 अक्टूबर को, एक लोन लिया, ठीक है ना, बैंक से। अब लोन लिया, लोन का पैसा बैंक कह रहा है 15 महीने में दे देना। अब 15 महीने अगर आप गिनोगे तो लगभग वो बनेगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को आपको 15 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से गिनो तो भाई यहाँ से तो 15 महीने बन रहा है, तो नॉन करंट बनना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, यहाँ से नहीं करना होता, आपको करना होता है बैलेंस शीट की डेट से, और बैलेंस शीट बनती है यहाँ पे साल के एंड में, यहाँ से आपको गिनना है। और अगर आप यहाँ से गिनोगे तो 15 महीने बन रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से गिनोगे तो वो तो 12 महीने, 12 में तो यहाँ पूरे होते हैं ना, तो 12 में तो अंदर अंदर हो गया ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम जो लायबिलिटीज होती है, हम बैलेंस शीट यहाँ साल के एंड में बनाते हैं, और इसी के अंदर तो बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाते हैं लायबिलिटीज, इसके अंदर दिखाते हैं ना, उसमें दिखाना होता है फिर नॉन करंट लायबिलिटी कितना और करंट लायबिलिटी कितना है। ये सब फ्यूचर में सिखाएंगे आपको कि लायबिलिटी के अंदर फिर कैसे दिखाना है, लेकिन मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ कि लायबिलिटी में फिर दिखाना होता है नॉन करंट लायबिलिटी कितना और करंट लायबिलिटी कितना, उसको अलग अलग करके दिखाते हैं, ठीक है ना। अब हम ठीक कह रहे हैं, ठीक है चलो नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी अलग अलग करके दिखाएंगे, लेकिन जब हम डिसाइड करेंगे किसी लायबिलिटी को कि वो नॉन करंट लायबिलिटी की करंट लायबिलिटी है, तो जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वहां से हम गिन रहे होते हैं क्या कोई लायबिलिटी जो हमारे सर पे, कोई लोन हमारे सर पे हमने पहले ले रखा है, वो इस डेट से 12 महीने अंदर जा रहा है कि 12 महीने के अंदर जा रहा है, 12 महीने के बाहर जा रहा है, ये देखना है। अगर 12 महीने के अंदर जा रहा है तो वो करंट लायबिलिटी है, और 12 महीने के बाहर जा रहा है तो वो नॉन करंट है, ठीक है ना। जिस डेट पे आपने लोन लिया है उस डेट से नहीं देखना, देखना कब है, जिस साल, मतलब जिस डेट पे बैलेंस शीट बना रहे होते साल के एंड में, उस दिन से गिनना है, यहाँ से 12 महीने के अंदर हो रहा है या 12 महीने के बाहर जा रहा है। अगर अंदर जा रहा है तो करंट लायबिलिटी, बाहर जा रहा है तो नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक ना।